नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में उठापटक का जो दौर है वो जारी है। कहा जा रहा था कि एसआईपी भी जो लोग करा रहे हैं उनको भी तगड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर उनके पोर्टफोलियोज पर नजर डालें तो वो 10 से 20% का नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। एसआईपीज की रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। कहा जा रहा था कि जो एसआईपी का अकाउंट है वो बंद हो रहे हैं, घट रहा है एसआईपी करने का आंकड़ा। लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों को अगर हम टाइम डिपॉजिट के आंकड़ों के साथ देखें, बैंकों में जो टाइम डिपॉजिट हो रहे हैं, सेविंग अकाउंट वाला नंबर है, जो फिक्स डिपॉजिट वाला नंबर है, तो ये दूसरी तस्वीर सामने देखने को मिल रही है। अब इसी जटिल मुद्दे को और आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका नमस्कार। आप कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? समझाइए, फिर उसके बाद हम लोग आंकड़ों पर आएंगे। सर बिल्कुल, थैंक यू विशाल। कहा जा रहा था सर कि ये एसआईपी बंद हो रहा है, घट रहा है, लेकिन ये तो सर 90% का ग्रोथ दिखा रहा है। सर देखिए, इस चीज़ के दो पहलू हैं। एक तो जो डेटा है जो ये बता रहा है कि भले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्फ्लोस को लेके थोड़ी सी अभी फरवरी का अगर हम डेटा देखें तो हल्की सी बेचैनी पैदा हुई है मार्केट की गिरावट की वजह से। एसआईपीज रुकी हैं, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ा है, इन्फ्लो कम हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन बैंकों की अगर हम बात करें तो बैंक जिस मुहिम में लगे हुए थे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की, जिसके लिए आरबीआई ने उनको बार बार बोला, सरकार की तरफ से कहा गया कि आप डिपॉजिट्स हासिल कीजिए, वो वहाँ पे थोड़ा सा उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं बैंक्स जहाँ पे कि वो म्यूचुअल फंड्स में जो आ रहा है पैसा उसको, या उनकी जो ग्रोथ है म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लो है उसकी ग्रोथ और डिपॉजिट्स की ग्रोथ के बीच में अभी भी गैप बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स में लोग अभी भी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, डिपॉजिट्स को लेके अभी भी एक रुझान जो है वो कम बना हुआ है। बैंकों को थोड़ी राहत है, लेकिन उनको पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। जी, अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जो सर बोल रहे थे कि फरवरी का जो एमफी का डेटा है, एएमएफआई का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो था वो 26% गिर गया था और गिरकर कहाँ पहुँचा? 29,303 करोड़ रुपए पर। और जनवरी में ये जो आंकड़ा था ये 40,000 करोड़ के आसपास था, यानी 39,687 करोड़ था। मार जो देखिए स्मॉल कैप फंड्स पर भी पड़ी, जहां इन्फ्लो में 35% की गिरावट देखने को मिली थी और ये 3,722 करोड़ रुपए बढ़ा गया था, जबकि जनवरी में जो आंकड़ा था 5,720 करोड़ रुपए के आसपास था। मिड कैप फंड्स का क्या हालचाल था? वहां भी डेंट था, 34% की गिरावट। जनवरी में जो इन्फ्लो था 5,147 करोड़ रुपए का था और फरवरी में ये जो घटकर 5,147 से 3,406 रुपए पर आ गया था। एसआईपी इन्फ्लो में भी गिरावट थी। सर, इन आंकड़ों पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें सर। एमपी के बिल्कुल, ये जो फरवरी का डेटा आया है ये साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि मार्केट्स में जिस तरह की वॉलेटिलिटी आई है, जिस तरह की अनसर्टेनिटी पैदा हुई है, उसका असर लोगों के अब सेंटीमेंट पे पड़ा है और म्यूचुअल फंड में लोगों ने पैसे लगाने से हाथ अपने पीछे खींचे हैं। क्योंकि जो जैसा आपने बताया, एक साल के रिटर्न बहुत सारी एसआईपीज में नेगेटिव हो गए हैं। उसी का परिणाम है कि जनवरी में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 109% था वो फरवरी में बढ़कर 122% पे पहुंच गया। फरवरी में से 122 पहुंच गया सर। हाँ, तो वो एसआईपीज बढ़ने की मतलब रुकने की तादाद बढ़ गई। नई जो एसआईपीज खुली फरवरी में वो 44 लाख के आसपास खुली, जबकि बंद हुई 54 लाख से ज्यादा। तो बंद ज्यादा हुई, नई एसआईपीज कम खुली। एसआईपी के जरिए जो इन्फ्लो आया वो भी घटा और 25,999 करोड़ के आसपास आ गया, जो जनवरी में 26,400 करोड़ के आसपास का था। दिसंबर में 26,460 करोड़ के आसपास था। तो वो मंथ ऑन मंथ वो घटा है। एक बड़ा ट्रेंड जो फरवरी के एमफी के डेटा बता रहे हैं कि जो डेट फंड हैं वहां पे भी नेट आउटफ्लो नजर आया 6,500 करोड़ का। जनवरी में 1,28,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो था। तो डेट यानी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट हो गए, जिनको हम आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स के साथ देख सकते हैं। तो वहां पे म्यूचुअल फंड में वहां पे भी गिरावट नजर आ रही है। तो ये मोटे मोटे जो ट्रेंड है, अगर हम एमफी के डेटा की बात करें तो वहां पे नजर आ रहे हैं। तो सर, एमफी के डेटा को और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सर, सुबह भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो क्या कहा जा रहा था सर कि ऐसे भी कि फरवरी में कम दिन है, 28 दिन था, इस वजह से भी आंकड़े गिरावट हैं। मार्च में कुछ बहुत बेहतरी देखने को मिलेगा। आप क्या इस तर्क से सहमत हैं? आप सहमत हैं? इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं। हो सकता है, क्योंकि 3 दिन का फर्क तो जाहिर तौर पे 28 का फरवरी था, 29, 30, 31 अगर 3 दिन देख लें या 30 का महीना देखें तो भी 3 दिन का गैप वहाँ पे नजर आ रहा है। अब मार्च के डेटा किस तरह की तस्वीर दिखाते हैं
ये देखने वाली जरूर होगी। लेकिन दिसंबर में और जनवरी में दोनों में एसआईपी, दिसंबर के मुकाबले जनवरी में एसआईपी का जो इनफ्लो है वो घटा था, 60 करोड़ रुपए घटा है जी। तो वहाँ पे अगर आप देखिए तो दिसंबर और जनवरी दोनों जगह पे दिनों को अगर हम देखें तो उस हिसाब से सेम ही है। हाँ, तो वो अब कितना असर करेगा ये मार्च के डेटा बताएंगे। हालांकि बाजार आज भी जैसे थोड़ा चढ़ा है, तो क्या सेंटीमेंट सुधर रहा है ये भी मार्च के जो आंकड़े आएंगे उसमें दिखाई देगा जी। अब कुछ आंकड़ों पर बात कर लेते हैं सर, जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि करंट फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 11 महीनों में अगर बैंकों की टाइम डिपॉजिट की बात की जाए तो उसमें वृद्धि देखने को, जो वृद्धि दर था माफ़ कीजिएगा, वो घटकर 9.2% या यूं कहें 17.29 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। जबकि पिछले साल यानी इसी अवधि के दौरान से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो उस समय जो ये आंकड़ा था 11.2%, यानी आसान भाषा में कहें तो 11.2% से घटकर 9.2% पर आ गया है। 18.69 लाख करोड़ रुपए से घटकर 17.29 लाख करोड़ हो गया है। अब एमपी के डेटा के अनुसार हम बता रहे हैं कि इसी अवधि में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो 90% बढ़कर 9.79 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि पहले ये जो था आंकड़ा 5.14 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब जिस वृद्धि की बात कर रहे थे प्रवीण सर कि हाँ हल्की सुधार देखने को मिल रही है, तो वो ये है कि म्यूचुअल फंड की तुलना में कुल बैंक डिपॉजिट में वृद्धि जो है धीमी रही है, लेकिन बैंक डिपॉजिट जिसमें आप इंक्लूड कर लीजिए, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, सेविंग वाला जो खाता है, टाइम डिपॉजिट के आंकड़े की बात की जाए तो फरवरी 2024 के अंत तक 213 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले साल दर साल इसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये 213 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 231 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि अगर इसको फिर से हम लोग अगर कंपैरिजन करें प्रवीण सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUM से, तो उसमें भी 24% की वृद्धि हुई है, जो 68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पहले ये आंकड़ा जो था 55 लाख करोड़ रुपए तक था। इन आंकड़ों पर अगर आपकी कोई विशेष टिप्पणी सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की या बैंकों में आए डिपॉजिट्स की, तो उसमें केवल टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट ना देखें, हम ओवरऑल बैंक के डिपॉजिट देखें, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नंबर है। वो उसको बैंकों के डिपॉजिट्स को वहाँ से समझना ज़्यादा सही है। जो 231 लाख करोड़ हुआ है और 8% जहाँ पे 213 लाख करोड़ के मुकाबले 231 लाख करोड़ हुआ है, 8% की ग्रोथ आई है। ये एक नंबर है जो बैंकों को राहत देता है, जहाँ पे 8% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हो ये रहा था कि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ जो थी पिछले साल, दरअसल जुलाई अगस्त में रिजर्व बैंक ने साफ तौर पे कहा था बैंकों से कि आपको डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए उपाय करने होंगे। ओवर फाइनेंशियलाइजेशन का एक खतरा बार बार बताया जा रहा है, सेबी हो, रिजर्व बैंक हो या सरकार की तरफ से हो, इस बात का कि लोग अपने पैसे जो है वो म्यूचुअल फंड, शेयर बाजारों में ज़्यादा लगा रहे हैं और बैंकों में कम लगा रहे हैं। ऐसे में बैंकों को ऑफर अट्रैक्टिव करने होंगे, कुछ ज़्यादा ब्याज दर या दूसरे ऑफर देने होंगे ताकि लोग बैंकों में पैसा जमा कराएं। वो असर थोड़ा दिखाई दिया है, जहां पे 231 लाख करोड़ पे पहुंचा है। हालांकि म्यूचुअल फंड के मुकाबले ये ग्रोथ अभी भी कम है। म्यूचुअल फंड्स के AUM जिस तरह से बढ़े हैं, AUM में हालांकि एक फैक्टर और ये होता है कि वहाँ रिटर्न भी अगर ऐड करते हैं तो वो नंबर बड़ा हो जाता है। जो 24% की ग्रोथ आप बता रहे हैं, 55 लाख करोड़ से 68 लाख करोड़ पहुँची है, तो उसमें वहाँ पे इस दौरान मिले हुए रिटर्न भी शामिल हैं। तो इस हिसाब से, लेकिन फिर भी जो हम दूसरे हिसाब से देख रहे हैं कि इन्फ्लोस के अगर हम तौर पर देखें तो वो नंबर भी म्यूचुअल फंड के हक में जाता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल बात अगर हम कहें नेट तो ये है कि अभी भी लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड्स पे है, क्योंकि महंगाई का को बीट करना है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर आप रिटर्न देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा दिखाई दे रहा है लोगों को पिछले कुछ वर्षों में, और डिपॉजिट्स में, फिक्स डिपॉजिट में उस हिसाब से लोगों को शायद लगता है कि अभी भी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको लंबे वक्त की पूंजी जोड़नी है तो शायद बैंक डिपॉजिट उतने कारगर साबित नहीं होंगे। लेकिन सर एक निवेशकों के बीच में एक या उनके मन में उहापोह की स्थिति तब आ जाती है जब बाजार के जो दिग्गज होते हैं वो कहते हैं कि SIP बंद कर दें, स्मॉल कैप मिड कैप वाला जो SIP उससे निकल जाएं, पैसा निकालिए और चुपचाप जो पौराणिक जो है व्यवस्था FD में चले जाइए, गोल्ड खरीद लीजिए, ज़मीन खरीद लीजिए शहर से दूर 25 किलोमीटर, तो उसके बाद जो है सेंटिमेंट बड़ा डगमगा जाता है। ऐसे में क्या करने की बात आती है सर सामने? अब वो हम आपसे नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसको लेके कन्फ्यूजन तो बना रहे है,
क्योंकि मार्केट जब बुरा परफॉर्म करेंगे तो दो अलग अलग तरह की राय सामने आएंगी। एक राय ऐसी होगी जो कहेगी कि नहीं, स्टे इन्वेस्टेड, आप बने रहिए, आप पैसा लगाते रहिए, आप टिके रहिए, लंबे वक्त में मार्केट्स आपको ठीक देंगे। दूसरी राय जो है, और जिसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो इस लिहाज से है कि भारत में जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं उसमें बड़ा तबका पिछले 4-5 साल में ही आया है, एक बहुत बड़ी तादाद। उन्होंने ये कहा गया था सर कि ये लोग जो नए ब्रीड जो आए हैं इन्होंने गिरावट देखी नहीं है। जैसे 1929 वाली जो आप कर रहे थे, आप जो अमेरिका की क्राइसिस की बात कर रहे थे, 2008 में जो मंदी आई थी, वो कोविड वाला सिनेरियो। हालांकि कोविड के बाद हम लोगों ने वी शेप रिकवरी देखी, इकोनॉमी में भी देखी और मार्केट में भी देखी, लेकिन अब वाली जो गिरावट है वो लगता है लोग पचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, जो लोग इस दौरान आए हैं मार्केट में, जो बड़ी तादाद है, क्या उन्होंने उतना ज्ञान अर्जित किया है? क्या उन्होंने चीज़ें पढ़ी हैं? क्या उन्होंने शेयर बाजार, उसके फंडामेंटल स्टॉक्स को लेके या टेक्निकल या तो कंपनी के बिजनेस को बोलते हैं प्रवीण सर कि दे नो कहाँ खरीदना है, लेकिन उनको ये नहीं पता हो कि कहाँ बेचना है। बिल्कुल, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ये बात नहीं पता कि आपको एग्जिट कब करना है, एंट्री कब करनी है। आप एंट्री तब करते हैं जब पूरी दुनिया उसको खरीद चुकी होती है, आप सबसे ऊंचे प्राइस पे आए, और एग्जिट तब किया जब सबसे निचले लेवल पे पहुंच गया। तो इन्वेस्टर्स को नॉलेज गेन करके, और इस बात को सरकार से भी सारे लोग ये बात कहते हैं कि आप जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, तो ऐसे दौर में क्या आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो का, जिसमें एफडीज हो गई, जिसमें रियल एस्टेट हो गया, जिसमें गोल्ड हो गया, इन सारे प्रोडक्ट्स को मिला के नहीं चलना चाहिए क्या? ये पहलू भी, या ये जो दूसरा एक जो आर्गुमेंट है वो जाहिर तौर पे सामने आता है, उसको हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। जी। अब प्रवीण सर, सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, सीईओ हैं इंडिपेंडेंट थिंक टैंक सेंस एंड सिंप्लिसिटी की। इनका कहना है कि यंग इन्वेस्टर्स ना वो दे आर विलिंग टू टेक द एडिशनल रिस्क फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ। अब कह रहे हैं कि हालांकि अभी जो इक्विटी मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आप 3 साल के म्यूचुअल फंड इक्विटी के रिटर्न्स को देखेंगे तो वो पॉजिटिव हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए वो कॉन्फिडेंट देने वाली बात है, राहत देने वाली बात है। और जो यंग जनरेशन है वो लंबी अवधि में पैसा बनाने के लिए और अधिक रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो होल्ड करते हैं। इस बात को अगर आप आसान भाषा में और हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहें। नहीं, पिछले साल की देखिए, मैं आपको वाकया बताता हूँ। पिछले साल रिजर्व बैंक ने और तमाम एजेंसियों ने इस बात को लेके चिंता जताई कि लोग बैंकों से कर्ज ले रहे हैं और शेयर बाजार में लगा रहे हैं, F&O ट्रेड कर रहे हैं। इसी वजह से आरबीआई को टॉपअप लोन, फर्नीचर लोन, होम लोन पे टॉपअप लोन जो ले लेते हैं, पर्सनल लोन है, इस पे बैंकों को सख्ती करने के लिए आरबीआई ने बोला। उसकी एक बड़ी वजह ये थी, लोग बैंकों से पैसा ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ से 10% पे भी मैंने उधार लिया और मार्केट में जाऊँगा तो साल का मुझे 20%, 25%, 30% मिल जाए, हो सकता मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाए। ये जो चीज़ है, ये एक जो इन्वेस्टर्स में जो ग्रीड है बेसिकली उसकी ओर दर्शाती है कि ग्रीड कितना ज़्यादा है मार्केट को लेके। सेबी जब अपनी स्टडीज दे रहा है हाल के वक्त में, 100 में से 90% लोग F&O में, 93% है, तो लोगों को नुकसान हो रहा है ना, वो यंग ब्रीड ही तो है। शंकर शर्मा सर कह रहे हैं, शंकर शर्मा की भी बात को मैं कोट करूंगा कि आपको अगर लग रहा है कि भारतीय शेयर बाजार से अगर कोई मोटा पैसा बना रहा है तो ऐसी बात नहीं है। मात्र 60 से 70 लोग ही हैं जो मोटा माल कमा रहे हैं, बाकी सभी लोगों को नुकसान हो रहा है। वो भी बात वो कह रहे हैं। नहीं, अब जिस शख्स ने लोन लेके, और मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने बैंक से पर्सनल लोन लिए और मार्केट में लगाए, कहीं से टिप्स मिली, कहीं से कुछ मिला, पैसा लगाया और उसके बाद इस कदर ट्रैप हो गए जहां 30%, 40% वैल्यू इरोड हो गई और उनको बैंकों को EMI अपनी सैलरी से देनी पड़ रही है। तो ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जो मार्केट में जिन्होंने इस तरह से पैसा लगाया बुल रन में। अब बेयर फेज अगर आया, मार्केट का करेक्शन चल रहा है, तो ऐसे लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे? क्या ये इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम नहीं है? ये खतरे कुछ बड़े हैं। जी। इसीलिए मार्केट में जो ज़्यादातर समझदार जो बड़े वो हैं, दिग्गज हैं, वो ये कहते हैं कि आप पढ़ के, समझ के, सोच समझ के पैसा लगाएं। किसी भी शेयर में आंख बंद करके किसी के कहने पर, किसी की टिप्स के बेस पर आप पैसा न लगाएं, और उधार लेके तो कतई न लगाएं। यानी सोचकर समझकर तब इन्वेस्ट कर, जो बात का आती है बिल्कुल वो बहुत सही है सर। अब जाते जाते आपसे एक और सलाह लेना चाहेंगे सर कि जो SIP में आदमी कहता है कि नेगेटिव रिटर्न आने लगी तो तुरंत बंद कर दो यार, या इस महीने का इंस्टॉलमेंट ना दो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कंटिन्यूटी बरकरार रखनी चाहिए? डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर अगर आप कुछ। डिसिप्लिन देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन तो सबसे मजबूत चीज़ है ही,
एवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म में, Compounding। हाँ कंपाउंडिंग, और ज़्यादातर लोग जो हैं या भारत की इकोनॉमी को भी अगर आप देख लीजिए तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेके शायद ही कोई सवाल उठाए, चाहे ग्लोबल जितनी बड़ी एजेंसी हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या दूसरी एजेंसीज हों। इंडिया में डिमांड है, इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे कंजम्पशन की कैपेसिटी है। कुछ ग्लोबल अभी अनसर्टेनिटीज क्रिएट हुई हैं जहाँ पे कि टैरिफ को लेके बातें हैं, FIIs निकाल रहे हैं, दुनिया के कुछ मार्केट्स बेहतर लग रहे हैं, लेकिन जानकार ये भी बता रहे हैं कि भाई कुछ फेज ऐसा रहेगा उसके बाद एक बार फिर, क्योंकि हमने बार बार ये देखा, चाहे 2008-9 की मंदी हो, चाहे कोविड का वक्त हो, मार्केट गिरे हैं लेकिन उसके बाद संभले भी हैं। और अच्छा यही हाल अच्छा म्यूचुअल परफॉर्म फंड्स, यही हाल म्यूचुअल फंड्स में भी है। अभी आप जो खरीद रहे हैं जाहिर तौर पे उसमें आपको कम NAV पे मिल रही है, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं, और अगर लंबे वक्त के लिए लोग हैं तो उनको इससे फ़ायदा होने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम विषयों को आसान भाषा में विस्तार से समझाया। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।